स्टोन एज को न 3 हिस्सों में बांटा गया है, पेलियोलिथिक, मिसोलिथिक और नियोलिथिक। और पेलियोलिथिक इनमें से सबसे पुराना और सबसे लंबा था। इसी दौरान होमो हेबिलिस नजर आया, जो था दुनिया का सबसे पहला असली ह्यूमन स्पीसीज। होमो हेबिलिस ने प्रिमिटिव टूल्स बनाए, जैसे तीखे किनारे वाले पत्थर और सिंपल शेल्टर्स। इसके बाद आए होमो इरेक्टस, जो पहले इंसान थे जिन्होंने आग को कंट्रोल करना सीखा, कुकिंग के लिए और बड़े जानवरों से खुद को बचाने के लिए। ठंड से बचने के लिए होमो इरेक्टस अफ्रीका से यूरोप और फिर यूरोप से एशिया तक चलकर आए और पहली इंटरकॉन्टिनेंटल ह्यूमन स्पीसीज बनी। उन्होंने टूल मेकिंग में भी सुधार किया, स्पीयर्स बनाकर बड़े जानवरों का शिकार करने लगे। उन्होंने ठंड से बचने के लिए जानवरों का फर पहनना शुरू किया और झोपड़ियां बनाने लगे। इसके बाद आए निएंडरथल्स, जो सबसे ज्यादा पाए जाने वाले एक्सटिंक्ट ह्यूमन स्पीसीज है। ये पहले थे जिन्होंने पत्थर की बजाय हड्डियों से टूल्स बनाए। ये कपड़े पहनते थे, ऑर्नामेंट्स बनाते थे और मरने वालों को फूल के साथ दफनाते थे। बहुत एडवांस होने के बावजूद ये एक्सटिंक्ट हो गए और उनकी जगह ले ली मॉडर्न ह्यूमंस, होमो सेपियंस ने। आज के टाइम सिर्फ होमो सेपियंस बचे हैं, बाकी सब एक्सटिंक्ट हो गए। मतलब मैं और तुम होमो सेपियंस ही हैं। पेलियोलिथिक के लोग ट्राइब्स बनाते थे और शेल्टर्स सिर्फ रात के लिए इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वो अभी भी नोमैडिक थे। मिसोलिथिक पीरियड में कुछ लोगों ने नदियों के आसपास कैंप्स बनाना शुरू किया, जिसकी वजह से वो ज्यादा सेटल्ड हो गए। इसी दौरान तीर और धनुष का भी इन्वेंशन हुआ। दुनिया का सबसे पहला लॉन्ग रेंज वेपन, टूल्स बनाने की कला में भी सुधार हुआ, जिससे फिशिंग और बोट्स के टूल्स बनाए गए। नियोलिथिक पीरियड में हंटर गैदरिंग का लाइफस्टाइल खत्म हो गया था, क्योंकि इंसानों ने एग्रीकल्चर डिस्कवर किया और फार्मिंग टूल्स डेवलप किए। इसी दौरान कैटल ब्रीडिंग शुरू हुई और शिप्स, गोट्स और पिग्स को डोमेस्टिकेट किया गया। इन सब डिस्कवरीज ने इंसानों को एक ही जगह लंबे समय तक बसने पर मजबूर कर दिया और गांव बनने लगे। इसी समय पॉटरी, बास्केटरी, वीविंग और व्हील का इन्वेंशन हुआ। स्टोन एज इतना लंबा था कि ये ह्यूमन हिस्ट्री का 99% पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। जब लोगों ने मेटल वर्किंग, स्पेशली कॉपर के मेल्टिंग और स्मेल्टिंग डिस्कवर किया, तो स्टोन एज खत्म हो गया। हालांकि कुछ मेटल जैसे गोल्ड ऑर्नामेंट बनाने के लिए पहले से इस्तेमाल होते थे। ब्रोंज एज, जब लोगों ने देखा कि कॉपर को आग पर गर्म करने से ये नरम हो जाता है और शेप देना आसान हो जाता है, तो उन्होंने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया, क्योंकि ये ज्यादा ड्यूरेबल मटेरियल था। लेकिन कॉपर इतना सॉफ्ट था कि इसे हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, जब तक उन्होंने ये डिस्कवर नहीं किया कि आर्सेनिक या जिंक जैसे चीजें ऐड करने से ब्रोंज बनता है, जो एक बहुत हार्ड मेटल था। ब्रोंज के आने से इंसानों ने पहली बार तलवारें, हेलमेट्स, आर्मर्स और शील्ड्स बनाए। फार्मिंग भी ब्रोंज के सिकल्स और इरिगेशन की वजह से ज्यादा फास्ट और एफिशिएंट हो गई। खाना ज्यादा आसानी से प्रोड्यूस होने लगा, जिसने पॉपुलेशन को ग्रो करवाया, जिससे सिटीज एक्सपांड होने लगी और कॉम्प्लेक्स बन गई। ब्रोंज एज में बड़े और शानदार बिल्डिंग्स जैसे कि जिगुरट्स, पिरामिड्स और टेम्पल्स बनाए गए। ब्रोंज की वजह से शिप्स भी अपग्रेड हुए, जिसकी वजह से इंसानों ने ट्रेड शुरू किया। और इसी दौरान मेसोपोटामिया और इजिप्ट में पहले लिखने के तरीके डेवलप हुए। लेकिन इन सब पॉजिटिव डिस्कवरीज के बाद भी ब्रोंज एज एक सोसाइटल कोलैप्स के साथ खत्म हुआ, जहां बहुत बड़ी सिविलाइजेशंस एकदम से गायब हो गई और कई टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस खो गए। सबसे माने जाने वाले थ्योरीज कहते हैं कि इन सिविलाइजेशंस को वोल्केनिक इरप्शंस, ड्राउट्स, डिजीजेस, इन्वेजन्स और अर्थक्वेक्स ने मिटा दिया। आयरन एज, ब्रोंज एज के कोलैप्स के बाद इंसानों ने डिस्कवर किया कि वो आयरन को भी स्मेल्ट कर सकते हैं। हालांकि वो पहले से मीटियोरिक आयरन के थ्रू इस मटेरियल को जानते थे, जिसे स्मेल्टिंग की जरूरत नहीं थी और सोना से भी ज्यादा रेयर और वैल्यूएबल माना जाता था। आयरन स्मेल्टिंग के शुरुआती तरीके ब्रोंज स्मेल्टिंग के कंपैरिजन में कोई खास एडवांटेज नहीं देते थे, लेकिन क्योंकि आयरन ज्यादा रेयर नहीं था, इससे टूल्स और वेपन्स को मास प्रोड्यूस करना आसान हो गया। इस दौर में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन और फार्मिंग टूल्स डिस्कवर हुए, जैसे फोर्क्स और सीविंग नीडल्स। ट्रेड के लिए कॉइन्स एक वाइड स्प्रेड करेंसी बन गए और मशहूर ग्रेट सिल्क रोड ट्रेड राउट का निर्माण हुआ। आयरन एज प्री हिस्ट्री का आखिरी युग था। क्लासिकल एंटीक्विटी के पहले पीरियड को आर्केक पीरियड कहा जाता है और ये वही समय था जब हमें सबसे पहली हिस्टोरिक लिखित बुक्स मिलती है। वेस्टर्न दुनिया में ये माना जाता है कि हेरोडोटस ने पहली किताब लिखी थी, इसलिए वहाँ के लोग इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। इस दौरान ग्रीक्स और रोमन्स ने उस फाउंडेशन को बनाया जो आज वेस्टर्न सिविलाइजेशन के रूप में जाना जाता है, जबकि ईस्टर्न साइड में पहली चाइनीज इंपेरियल डायनेस्टी बनी। आज के वेस्टर्न और ईस्टर्न वर्ल्ड के मॉरल और फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस इसी युग से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इस पीरियड में ग्रीक फिलोसोफर्स जैसे सोक्रेटिस, प्लाटो और एरिस्टोटल रहे थे। बाइबल, हिंदू स्क्रिप्चर्स और कन्फ्यूशियस की राइटिंग्स भी इसी एरा का हिस्सा है। आर्ट का भी बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि
क्लासिकल आर्ट पीसेस अभी तक दुनिया के बेस्ट आर्ट वर्क्स माने जाते हैं और इन्होंने फ्यूचर आर्ट को इंस्पायर किया। एंशियंट ग्रीक्स ने पहली डेमोक्रेसी का एक्सपेरिमेंट किया और पहली बार सच में साइंटिफिक थिंकिंग का एविडेंस मिला। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेटिस भी इसी युग में ग्रीस में रहते थे। इसी दौरान दुनिया के सबसे मशहूर लीडर्स जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट और जूलियस सीजर ने राज किया था। क्लासिकल एंटिक्विटी का अंत वेस्टर्न रोमन एम्पायर के गिरने के साथ हुआ था। मिडिल एजेस को भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, अर्ली मिडिल एजेस, हाई मिडिल एजेस और लेट मिडिल एजेस। अर्ली मिडिल एजेस, जिसे डार्क एजेस भी कहा जाता है, वेस्टर्न रोमन एम्पायर के गिरने के बाद का समय था। इस पीरियड में इकोनॉमी, ज्ञान विज्ञान और संस्कृति सभी में बड़े स्तर पर गिरावट आई। कुछ लोग इसे डार्क एजेस इसीलिए भी कहते हैं क्योंकि इस युग के रिकॉर्ड्स बहुत ही कम मिले हैं। इसी दौरान यूरोप के सेंट्रल स्टेट्स अपनी ताकत खो रहे थे और इस्लाम उभरना शुरू हुआ। हाई मिडिल एजेस की पहचान फ्यूडलिज्म थी। ये एक सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी को जमीन जैसे संपत्ति देते थे, बदले में उन्हें मिलिट्री सेवा देनी पड़ती थी। कैथोलिक चर्च भी इस युग में मिलिटराइज होने लगे जब दूसरे ताकत से टकराव हुआ और ईस्टर्न चर्च से स्किज्म हुआ, जो बाद में ऑर्थोडॉक्स ईस्टर्न चर्च बन गई। इसी दौरान उन्होंने क्रूसेड्स चलाए। राज्य शक्ति फिर से अपनी लेजिटिमेसी और ताकत बनाने लगी और इसी दौरान मशहूर गॉथिक आर्किटेक्चर का विकास हुआ। लेट मिडिल एजेस की शुरुआत कुछ काफी नकारात्मक घटनाओं के साथ हुई। लिटिल आइस एज ने ग्रेट फेमाइन पैदा किया। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच 100 ईयर्स वॉर हुआ और ब्लैक डेथ ने यूरोप के 1/3 आबादी को मार दिया। लेकिन सब कुछ बुरा नहीं था। इसी समय प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ जिससे मास प्रोड्यूस न्यूज़लेटर्स बनाए जाने लगे। लेकिन उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम थी, सोर्सेस की वैरायटी कम थी, इसलिए सच्चाई को समझना मुश्किल था। आज के समय में हमें ज्यादा सोर्सेस मिलते हैं लेकिन लोग एक ही सोर्स पे भरोसा करते हैं, जिससे न्यूज बायस्ड और फिल्टर्ड लगती है। मिडिल एजेस के दौरान ही यूरोप ने नए ट्रेड राउट्स की तलाश शुरू की जो बाद में एज ऑफ डिस्कवरी में बदल गई। इसी समय वेस्ट अफ्रीका में कई बड़े एम्पायर्स थे, जैसे माली एम्पायर जिसका शासक मानसा मूसा दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति माना जाता है, और एशिया में मंगोल एम्पायर था जिसके शासक थे जंगीज खान। मॉडर्न एज के अर्ली पीरियड की पहचान सबसे बड़े कल्चरल और साइंटिफिक चेंजेस से होती है, जैसे ह्यूमनिज्म, जो एक ऐसी फिलोसॉफी थी जिसमें ह्यूमंस, उनकी एजेंसी और उनकी पोटेंशियल पर फोकस था। इसी दौरान रिनेसेंस का विकास हुआ जिसका मकसद था क्लासिकल एंटिक्विटी के वैल्यूज को दोबारा से जिंदा करना और उनसे भी आगे बढ़ना। रिनेसेंस, खासकर इटालियन रिनेसेंस, इतिहास का एक ऐसा युग माना जाता है जिसमें दुनिया के सबसे मशहूर और प्रभावशाली आर्टिस्ट, साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स आए, जैसे दा विंची, माइकलएंजेलो, माकियावेली, डोनाटेलो, बोटेचेली, गैलीलियो, शेक्सपियर, कारावाजियो, क्रिस्टोफर कोलंबस। रिनेसेंस के बाद प्रोटेस्टेंटिज्म शुरू हुआ मार्टिन लूथर और उनके 95 थीसिस के साथ। इसी समय साइंटिफिक रिवॉल्यूशन भी आई जिसमें मॉडर्न साइंस की नींव रखी गई, जिसका क्रेडिट जाता है आइजैक न्यूटन, कोपरनिकस, डेस्कार्टेस जैसे महान साइंटिस्टों को। साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बाद आई एज ऑफ एनलाइटनमेंट, जो एक इंटेलेक्चुअल और फिलोसॉफिकल मूवमेंट था जिसमें नए सामाजिक विचारों को जन्म मिला जो रैशनलिज्म और पॉलिटिकल आइडियल्स पर आधारित थे, जैसे नेचुरल लॉ, लिबर्टी एंड प्रोग्रेस, टॉलरेंस एंड फ्रेटर्निटी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट और चर्च और स्टेट का अलग होना। अर्ली मॉडर्न एज ने एज ऑफ डिस्कवरी भी देखा जिसमें यूरोपियंस, खासकर स्पेनिश और पोर्टुगीज, नए ट्रेड राउट्स ढूंढने निकले और इसी दौरान अमेरिकास के डिस्कवरी और उसकी कॉलोनाइजेशन हुई। फिर आई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसमें ह्यूमन इकोनॉमी में एक बड़ा ट्रांजिशन हुआ और मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा वाइड स्प्रेड, एफिशिएंट और स्टेबल हुई। इसकी वजह थी ऑटोमेटेड मशीन्स का इस्तेमाल और स्टीम और वाटर पावर का विकास। अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर शुरू हुआ एज ऑफ रेवोल्यूशन, जिसमें ज्यादातर देशों ने अपने एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्कीज को हटाकर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स विथ कॉन्स्टिट्यूशन अपनाई। फिर आई सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्योंकि पहले बड़े इनोवेशंस में स्लो डाउन आ गया था। इसी दौरान डिस्कवरीज हुई जैसे स्टैंडर्डाइजेशन, मास प्रोडक्शन, टेलीग्राफ और रेल रोड नेटवर्क्स, गैस और वाटर सप्लाई, सीवेज सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल पावर और टेलीफोन्स। उसके बाद दुनिया ने 2 वर्ल्ड वॉर्स देखे और फिर हम एंटर हुए इंफॉर्मेशन एज में, जिसे कुछ लोग थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, जिसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स सभी शामिल हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के समय को ही कंटेम्पोरेरी हिस्ट्री बोला जाता है।